नमस्ते और इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज का विषय थोड़ा निजी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्स। हमारे पास 2025 तक के कुछ अपडेटेड स्रोत हैं, जैसे हेल्थ गाइडलाइंस, कुछ रिसर्च। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये स्रोत सिर्फ शारीरिक क्रिया या बीमारियों से बचने पर ही फोकस नहीं करते। जैसा WHO भी कहता है, यौन स्वास्थ्य मतलब पूरा वेलबीइंग, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक। हाँ, और हमारा इरादा भी यही है कि सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि सहमति, सुरक्षा, कम्युनिकेशन, इन सब पहलुओं को थोड़ा खोल के देखें। तो चलिए सहमति से ही शुरू करते हैं। कंसेंट, ये सिर्फ एक बार का हाँ तो नहीं है ना? अब वो सोच बदल गई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2025 के जो रिसोर्सेज हैं, उनमें सहमति को निरंतर और उत्साही माना गया है, मतलब कंटिन्यूअस और एंथुजियास्टिक। इसका मतलब है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के हर स्टेप पर पार्टनर की साफ हाँ मतलब वर्बल सहमति हो, और ये भी देखना कि वो सच में कंफर्टेबल है। सिर्फ दबाव में हाँ बोलना या चुप रहना वो सहमति नहीं है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि साफ और लगातार सहमति से, जैसा स्रोत बताते हैं, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी बढ़ सकता है, करीब 30% तक। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब सहमति सिर्फ एक नियम या बचाव नहीं है, ये असल में अनुभव को, उस जुड़ाव को बेहतर बनाता है। सही। तो ये एक तरह से माइंडसेट शिफ्ट है। सहमति बोझ नहीं, बल्कि बेहतर कनेक्शन का जरिया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अच्छा, सहमति के बाद आता है सुरक्षा, सेफ्टी। स्रोत्स STIs और अनचाही प्रेगनेंसी के रिस्क पर काफी जोर देते हैं। तो 2025 के हिसाब से देखें तो सबसे जरूरी बचाव के तरीके क्या हैं? देखिए, सुरक्षा के कई लेयर्स हैं और टेक्नोलॉजी ने भी इसमें मदद की है। सबसे बेसिक और जरूरी है कॉन्डोम का सही इस्तेमाल। हर बार ये STIs और प्रेगनेंसी दोनों से बचाता है, और सही इस्तेमाल पर जोर देना जरूरी है। हाँ, वो तो है। और टेस्टिंग का क्या, उसमें कुछ नया है? पहले से आसान हुआ है? हाँ, रेगुलर STI टेस्टिंग बहुत जरूरी है, खासकर अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं या कॉन्डोम यूज नहीं हुआ। और अच्छी बात यह है कि 2025 तक घर पर यूज करने वाली STI टेस्ट किट्स काफी आसानी से मिल रही हैं। इससे प्राइवेसी भी रहती है और टेस्ट करना आसान हो गया है। CDC की सलाह है साल में कम से कम एक बार, और रिस्क के हिसाब से शायद ज्यादा बार भी। और वैक्सीनेशन, टीकों का भी जिक्र था। बिल्कुल। कुछ गंभीर इन्फेक्शन से टीके बचा सकते हैं, जैसे HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे कुछ तरह के कैंसर हो सकते हैं, और हेपेटाइटिस B, जो लिवर के लिए खतरनाक है। इनके टीके उपलब्ध हैं। ये तो जरूरी है। अच्छा, स्रोतों में एक और चीज थी, डॉक्सी PEP। ये क्या है? ये तो काफी नया लग रहा है। हाँ, डॉक्सीपेप यानी डॉक्सीसाइक्लिन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ये 2025 तक एक उभरता हुआ बचाव का तरीका है। ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। अगर असुरक्षित यौन संबंध हुआ है तो उसके 72 घंटों के अंदर इसे लिया जाता है। रिसर्च दिखाती है कि कुछ बैक्टीरियल STIs जैसे क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, इनका खतरा कम कर सकती है, खासकर हाई रिस्क ग्रुप्स में। ओह, लेकिन ये रेगुलर गर्भनिरोधक गोली जैसा तो नहीं है? मतलब रोज लेने वाला? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे रोजाना इस्तेमाल नहीं करना है, और ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करती है, वायरल पर नहीं, जैसे HIV या हर्पीस। और सबसे जरूरी, इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से और उनकी निगरानी में ही लेना चाहिए। ये कॉन्डोम या रेगुलर टेस्टिंग का विकल्प नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा लेयर हो सकती है कुछ सिचुएशंस में। समझ गया। तो ये हुई फिजिकल सेफ्टी की बात। ये तो नींव है। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि एक अच्छा अनुभव सिर्फ फिजिकल सेफ्टी तक ही नहीं, इमोशनल जुड़ाव, जिसे आफ्टर केयर कहते हैं, वो भी उतना ही जरूरी है। निश्चित रूप से। आफ्टर केयर मतलब सेक्स के बाद की देखभाल, ये फिजिकल और इमोशनल दोनों होती है। फिजिकली तो जैसे यूरिन पास करना ताकि UTI का रिस्क कम हो, साफ सफाई रखना, ये सब तो है ही। पर इमोशनली जैसे गले मिलना, बात करना, एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना, ये सब उस पल के बाद भी कनेक्शन और ट्रस्ट को मजबूत करता है। हाँ, ये बातें अक्सर लोग भूल जाते हैं या जरूरी नहीं समझते, पर शायद रिश्ते के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। और ये सारी चीजें, सहमति हो, सुरक्षा की बात हो, या फिर ये भावनात्मक देखभाल, ये सब किस पे टिकी हैं? अच्छे कम्युनिकेशन पर। सही कहा। बिना खुलकर बात किए कैसे पता चलेगा कि पार्टनर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, उसे कैसा फील हो रहा है? स्रोत इसी पर जोर देते हैं कि अपनी इच्छाओं, डर, सीमाओं के बारे में ईमानदारी से बात करना कितना जरूरी है, बिना झिझक के। बिल्कुल। और ये बातचीत से बेडरूम में नहीं, बल्कि पहले से ही यौन स्वास्थ्य पर, उम्मीदों पर, सुरक्षा के तरीकों पर बात कर लेना,
ये बाद में कई कंफ्यूजन्स और दिक्कतों से बचा सकता है। आजकल तो कुछ ऐप्स भी आ गए हैं जो कपल्स को इन टॉपिक्स पर बात शुरू करने में थोड़ी मदद कर सकते हैं अगर सीधे बात करना मुश्किल लगता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि 2025 में सेक्सुअल हेल्थ को बहुत होलिस्टिक तरीके से देखा जा रहा है। सहमति सिर्फ ना नहीं से आगे बढ़कर उत्साही हाँ बन गई है। सुरक्षा के लिए नए विकल्प आ रहे हैं और इमोशनल कनेक्शन, खुला कम्युनिकेशन, इनको बहुत अहमियत दी जा रही है। हाँ, और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन इसमें बड़ा रोल निभा रहे हैं। जानकारी आसानी से मिल रही है, घर बैठे टेस्टिंग हो रही है और सेक्सुअल हेल्थ पर अब लोग ज्यादा खुलकर बात कर रहे हैं। इससे लोग अपने शरीर और रिश्तों के बारे में ज्यादा अवेयर और एम्पावर्ड हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस और हमारी सामाजिक सोच और बदलेगी, आने वाले सालों में हमारी इंटीमेसी और सेक्सुअल हेल्थ की समझ और प्रैक्टिस में और क्या बदलाव आ सकते हैं, इस पर विचार कीजिएगा।